हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो के अंदर रैपिड रिवीजन करने वाला हूं। मतलब रैपिड रिवीजन का मतलब एकदम स्पीड में रिवीजन करवाने वाला हूं। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्या बेटा, लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से बेटा? लघु उत्तरीय प्रश्नों का। आपको पता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न वही प्रश्न है जिनका बायोलॉजी में रोला है। यूपी बोर्ड बायोलॉजी में जिनका रोला है भाई। क्यों रोला है? लघु उत्तरीय प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है लघु उत्तरीय और एक आता है लघु उत्तरीय सेकंड। फर्स्ट वाले आपके कितने नंबर के होते हैं? दो नंबर के होते हैं, 5 आते हैं, यानी कि 10 नंबर यहां से मिलता है। और सेकंड वाले प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 3 नंबर के होते हैं और 12 ना, इसमें उल्टा किया मैंने। ये 12 आते हैं और वो वाले कितने आते हैं? 5 आते हैं, ठीक है। और 3 नंबर वाले तो यहाँ पे 12 आते हैं 36, यानी कि 46 नंबर। तो सबसे बड़ा रोला इनका, इनको लगा डाला, इनको तैयार कर डाला, तो लाइव झिंगा डाला। 46 नंबरों की बात करेंगे प्यारे बच्चों, मेनली 36 नंबर तक की। और सभी लोग, अब ये क्या होगा बेटा, रैपिड रिवीजन होगा तो बहुत तेजी से चलेंगे, बहुत फास्ट चलेंगे। स्क्रीन पे नजरें गड़ा के रखिएगा, रुकेंगे नहीं कहीं पे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए पहले चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, दोहरा निषेचन को प्रश्न टिप्पणी लिखिए। दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन इसकी खोज किसने की? तो दोहरा निषेचन की खोज एसजी नवाशी ने की। अब मैंने कहा कि बायोलॉजी की कॉपी को आपको कैसे लिखना है प्यारे बच्चों, पॉइंट वाइज। तो ऐसे पॉइंट वाइज आप दोहरा निषेचन के बारे में लिखेंगे और चित्र भी बनाएंगे, ठीक है। चित्र भी बना देंगे। कह दो गुरुजी चित्र कैसे बनाएंगे? अब रैपिड रिवीजन है तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। चित्र कैसे बनाना है तो प्यारे बच्चों आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, जहां पे मैं सब कुछ करवा रहा हूं, चित्र बनाना भी सिखा रहा हूं, सारे प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से करवा रहा हूं। यहाँ पे फास्ट आपको इंपॉर्टेंट बताने आया हूं। तो प्यारे बच्चों इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से आराम से हम लोग लाइव क्लासेस में कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आपको डाउट हो तो लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करें सब लोग। और लगातार लाइव क्लास आपके लिए दिन रात लेकर के आ रहा हूं मैं, जिससे आपको 70 में 70 जरूर से जरूर मिले। और ये ला रहा हूं आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, छोटे छोटे सेशंस भी ला रहा हूं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे बच्चों। अगर नहीं आता होगा तो ले लो, आता हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा है परागकण का सूक्ष्मदर्शी संरचना का चित्र बनाइए। परागकण की अंकुरण की उपयुक्त चित्रों द्वारा सहायता। परागकण क्या है? नामांकित चित्र। तो परागकण क्या है? नरयुग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है ना, गोलाकार होती है, बताइए आपको। और परागकण का बाह्यचोल जो होता है वो काहे से बना होता है? मोटा और खुरदुरा होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। और अंताचोल का होता है? पेक्टोसेलुलोज का, यानी कि सेलुलोज प्लस पेक्टिन, यानी कि पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। और यहाँ भी आपको क्या करना है? परागकण का चित्र बना लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायांग का चित्र कई बार पूछा गया, ये देख लेना। अपरिपक्व परागकोश का चित्र पूछा गया है 2-3 नंबर में, ये खूब पूछा गया बेटा, ये भी देख लेना, ठीक है। बीजांड का चित्र पूछा गया, ये मैंने खूब कराया आपको। कहां पे कराया है? ये हमने खूब करवाया है, मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र और आरेख में कराया है इसको खूब अच्छे से, ठीक है। ये भी तैयार कर लेना। लघु बीजाणुजनन गुरु बीजाणुजनन प्रक्रिया में गुरु बीजाणुजनन का चित्र या लघु बीजाणुजनन का चित्र छोटा छोटा, ये भी तैयार कर लेना। मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता है कि मादा युग्मकोद्भिद एक लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका है, उसके अंदर जो सूत्री विभाजन होता है वो कैसे होता है? लाइनर टेट्रा बनता है। लाइनर टेट्रा बनता है किसमें? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में या दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में। गुरु बीजाणु वैसे बना लेना, ठीक है। एनसीईआरटी का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये ना सोचना यही बस इंपॉर्टेंट है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। लाइनर टेट्रा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, बट क्या होता है कि ऊपर के 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। विकास सिर्फ एक का होता है। विकास किसका होता है? सिर्फ एक का विकास होता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल इसके अंदर। और 4 से जब इसके अंदर 8 सेल होती हैं तो ऐसा हो जाता है ना, ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुख कोशिका, नीचे की तरफ अंड कोशिका, सहायक कोशिका और बीच में ध्रुवीय केंद्र, ये ऐसे। तो इसी बोलते हैं कि एक बीजाणु विकास, 3 नष्ट हो गई और 1 का विकास हुआ। तो वही लिखना कि आवृतबीजी पादपों के भ्रूण कोश के दौरान गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती है, लेकिन सबसे नीचे का बड़ा आकार बढ़ता है और ये मादा युग्मकोद्भिद बनाती है, बाकी 3 नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये चित्र भी बना सकते हो। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? ये भी पूछा गया। असली नकली फल, तो क्योंकि निषेचन के पश्चात अंडाशय परिपक्व होकर के फल बनाता है, शेष अंग छड़ जाते हैं, तो ऐसा फल असली फल कहलाता है। अगर ऐसा ना होकर के उल्टा हो जाए कि कोई दूसरा पार्ट बनाए तो वो नकली फल है। सेब में पुष्पासन खाने योग्य भाग बनाता है, इसलिए सेब क्या है? आभासी फल, नकली फल या असत्य फल या कूट फल, ठीक है। अगला अनिषेक जनन, बिना निषेचन के जनन होना अनिषेक जनन कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धतूरा आलू। चलिए, बहुभ्रूणता क्या है? एंटानी वान लुवेनहाक ने संतरे में खोज की। खोज भी पूछा जाता है। तो एंटानी वान लुवेनहाक ने संतरे में खोज की। एक बीज के अंदर मेनली एक ही भ्रूण होता है। अगर एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण हो गए तो बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। हटा जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ना आता हो तो, ठीक है। संतरा है, पाइना से इसका एग्जांपल है। आगे चलते हैं। परपरागण क्या है? लाभ एवं हानियां, ऐसे भी पूछा 2 नंबर में, 3 नंबर में। परपरागण क्या है? लाभ एवं हानियां। तो भाई जब एक पुष्प के परागकण लैंगिक जन द्वारा उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिका के विभिन्न माध्यम से पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं ना। एक लिंगी पुष्प के। और लाभ भी पूछा जाता है। परपरागण के लाभ क्या है? कि संतति में लाभदायक लक्षण विकसित होते हैं, नई पीढ़ी में नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं, बीज अत्यधिक संख्या में होते हैं ना, कृत्रिम परागण के फलस्वरूप रोग प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित हो जाती हैं। हानियां क्या है? कि संख्या में परागकण संख्या में कम, ज्यादा संख्या बनते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं, वायु जल कीट पक्षी पर निर्भर होते हैं, पादपों में परागकण गंध और मकरंद बनाने के लिए बहुत अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है। परिभ्रूण पोष फलवृत्ति में अंतर पूछा गया है 2 नंबर में, ठीक है। फिर क्या पूछा गया है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। असंग जनन को पूछा गया है, असंग जनन पर टिप्पणी। असंग जनन और अपयुग्मन दोनों को एक साथ बता दे रहा हूं। दोनों अपयुग्मन हमने कहा ना कि अंड कोशिका को छोड़कर किसी अन्य कोशिका से निर्माण भ्रूण का, तो अपयुग्मन जैसे एलिया में होता है। असंग जनन का मतलब होता है कि बिना सूत्री विभाजन, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, तो उसको असंग जनन बोलते हैं। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। असंग जनन अनिषेक जनन जानते ही हो, देख लो असंग जनन अनिषेक जनन में अंतर पढ़ाई दिया इसको। परिभ्रूण कोष और फलवृत्ति। तो परिभ्रूण कोष का मतलब है कुछ बीजों के उपस्थित अपशिष्ट बचा हुआ बीजांड का परिभ्रूण कोष कहलाता है। फलवृत्ति, फल के ऊपर जो दीवार होती है ना। चले, परिभ्रूण का है, ये भी ध्यान दे देना। चैप्टर 2 में आते हैं तो सबसे पहले सर्टोली कोशिका पर टिप्पणी लिखिए। सर्टोली कोशिका, उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। मानव प्रसरण में सर्टोली कोशिका का क्या कार्य है? तो मानव प्रसरण की शुक्राणु नलिका में उपस्थित अवलंबन कोशिका, तो सर्टोली या परिवर्तनशील शुक्राणु कोशिकाओं को क्या करती है? तो सर्टोली कोशिका या अवलंबन कोशिका क्या करती है? शुक्राणुओं को पोषण देती है। क्या देती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको? स्पर्म को, ठीक है। आर्तव चक्र क्या है?
तो माता का जन्मकाल ऋतुस्राव से प्रारंभ होता है, जब शुरुआत होती है 11 से 13 साल में, तो उसको बोलते हैं मीनार्की यानी कि रजोदर्शन। जब इंड होता है तो रजोनिमत्री यानी कि मीनोपोज 45 से 50 साल, और इस दौरान गर्भाशय की दीवारों में और अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, इसलिए आर्तव चक्र या मासिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। शुक्राणु जन्म क्या है, इसको बढ़िया आरेख से या इस चित्र द्वारा बना लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। शुक्राणु की संरचना 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। मादा जनन 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडाणु जनन चित्र सहित 3 नंबर, 3 5 नंबर का आएगा जब पूरी तरीके से बेल एक्सप्लेन करना होगा, नॉर्मल आएगा तो 3 नंबर में। ठीक है, पढ़ लो प्रश्न। शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है, तो बढ़िया बना भी सकते हो एक्रोसोम की, भाई ये हो गया शुक्राणु, ये हो गया इसका। एक्रोसोम क्या करता है, अग्रपिंडक क्या करता है, तो शीर्ष पर उपस्थित एक टोपीनुमा संरचना है एक्रोसोम, इसमें हाई ल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है, हाई ल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये क्या करता है भाई, अंडाणु की द्वितीयक वृद्धि को भेजने का काम करता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु के अंदर चला जाता है। ठीक है डन भाई। फास्ट रिवीजन है, ना आता हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आता हो तो कोई बात नहीं, दिक्कत हो और सभी लोग दिक्कत होगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता होगा, लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आराम से हम सब इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। दिन में 3 बार आपकी लाइव क्लास लगातार चालू। ठीक है, वही है एटीट्यूड की 70 में 70, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नर्व के प्रश्न उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं, ताप नियंत्रण के लिए, ये भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। प्लेसेंटा यानी कि अपरा के कार्य और अपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपरा और अपरा के कार्य ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया अपरा के भाग और अपरा के कार्य। ठीक है, ये अपरा के भाग और उसके कार्य। ठीक है, अगला है पुरुष की 3 सहायक जनग्रंथियों का नाम, तो 3 ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, काम क्या है इनका, तो जनग्रंथियां मूत्र मार्ग प्रसरण से शुक्राणुओं को बाहर लाती है, शुक्राणुओं को संग्रह करती है, जनग्रंथियां पुरुष की सहायक नलिकाओं के कार्य हैं। अब तीनों ग्रंथियों का अलग अलग, तो पहले शुक्राशय जो क्षारीय और गाढ़े तरल द्रव का सिक्रेशन करती है, जो 60% वीर्य बनाता है, वीर्य का संकंदन करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, आंशिक अम्लीय तरल का स्रावण करती है, जो वीर्य का 25% भाग बनाता है, शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। लास्ट ग्रंथि कौन सी है, काउपर ग्रंथि, तो चिपचिपा क्षारीय तरल स्रावित करती है, जो मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता है, योनि को चिकना बनाता है। ठीक है, मादा स्तन ग्रंथि का नाम आपके चित्र के सहित बताइए, किसको, मादा स्तन ग्रंथि, देख लो ये प्रश्न भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 में। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख दोगे, इस पे भी ये सारी चीजें आप फटाफट इस पे लिख दोगे। ठीक है, पढ़ लो एक बारी, ये पहले ये और फिर ये 3 नंबर का फिट चित्र भी बना सकते हो। मादा जनतंत्र का वर्णन कीजिए, मादा जनतंत्र का वर्णन चित्र, देखो मादा जनतंत्र का पूरा वर्णन करना होगा तो 5 नंबर का आएगा, नर जनतन, मादा जनतन, शुक्र जनन, अंडाणु जनन, पूरा वर्णन करके चित्र सहित ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, शुक्राणु जनन और वीर सेचन की परिभाषा, तो शुक्राणु जनन का मतलब होता है प्रसरण में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। वीर सेचन का मतलब आदि प्रसरण में प्रवेश करने से पूर्व सर्टोली कोशिकाओं से शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु का मोचन वीर सेचन कहलाता है। ठीक है, शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु का मोचन वीर सेचन कहलाता है। ठीक है, चैप्टर 3 में एंट्री करें, स्वपात्र निषेचन इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ जिप्ट का फुल फॉर्म, एमटीपी का फुल फॉर्म 2 नंबर में आता है, जायगोट इंट्राफालोपियन ट्रांसफर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आईवीएफ खूब पूछा जाता है, परखनली शिशु। ठीक है, इसको भी खूब समझाया हम लोगों ने लाइव क्लास पे, लगातार कर रहे हैं ये सारी चीजें। आईवीएफ क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आईवीएफ इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, शुक्रवाहिनी डिंबवाहिनी उच्छेदन यानी कि ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी के बारे में पूछ रहा है। बाध्यकरण क्या होता है, इसको बोलते हैं, बाध्यकरण क्या है ये पूछा, तो बाध्यकरण या नसबंदी नर्मदा की जननवाहिनियों को किसी एक स्थान पर काटकर बांधकर जननों से मिलने वाले युग्मक के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं ना, महिला का ऑपरेशन और पुरुष का ऑपरेशन। ठीक है, महिला में फालोपियन ट्यूब को काटा जाता है इसलिए ट्यूबेक्टोमी, पुरुष में वास्ट डिफेंस यानी कि शुक्रवाहिनी को काटा जाता है इसलिए क्या होता है उसे वैसेक्टोमी। ठीक है, आगे चलते हैं, एमटीपी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, ऐसे पॉइंट वाइज आपको एमटीपी के बारे में लिख देना है। 3 नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकित्सीय गर्भता समापन। एआरटी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, सहायक जन तकनीक, तो पात्र निषेचन हो ही गया। आईवीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, जिफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है 2 नंबर में। ठीक है, यौन संचयित रोग से आप क्या समझते हैं, इसके बचने के उपाय, यौन संचयित रोगों के संपर्क में आने से कौन से उपाय अपनाने चाहिए, किसी एक यौन संचयित रोग का नाम और उसका रोकथाम। तो बेटा अनजान क्या है बचने के उपाय, अनजान व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के साथ, अवॉइड द सेक्स विद मल्टीपल पर्सन एंड अननोन पर्सन के साथ सेक्स को अवॉइड करें, मैथुन के समय कांडोम आदि का प्रयोग करें, सुई सिरिंज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नशीली दवाओं के प्रयोग से बच के रहना चाहिए, लोगों को यौन या लैंगिक संचयित रोगों के बारे में जागरूक करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आईवीएफ पे टिप्पणी ऐसे भी आ जाएगा, ये भी लिख लेना। उल वेदन पे आता है, चित्र बना के उल वेदन के बारे में भी लिख सकते हो, मैंने खूब समझाया आपको लाइव क्लास में, अभी भी ज्वाइन करो, डेली लाइव क्लासेस आपके लिए रनिंग पे है। ठीक है, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, काहे के लिए, 70 में 70 के लिए। हेलो जी वालो, जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएगी ही अंबर पर गण बचाएगा उच्छ्वास तुम्हारा। लाइक और शेयर भी करते जाना इसको बेटा। चलिए, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों, तो आवश्यक है कहोगे हाँ, क्यों आवश्यक है, एसटीडी के बारे में जानकारी, यौन अवस्था में शारीरिक मानसिक व्यवहारिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी, जनांगों के बारे में जानकारी, स्वच्छता के बारे में जानकारी ना। चलिए, चैप्टर 4 टेस्ट क्लास बैक क्लास, ये 2-3 नंबर में खूब पूछा गया है, इसको तैयार कर लेना बढ़िया क्लास बना के ना। वर्णांतर व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, ये प्रश्न। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, 3 सिंड्रोम ध्यान देना है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इन तीनों सिंड्रोम को बढ़िया से, डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता कहते हैं, कैसे गुणसूत्र के कारण होता है ना, 21 गुणसूत्र के ट्राइसोमी से, तो ये पूरा बढ़िया पॉइंट वाइज लिख देना। ठीक है, फिर अपूर्ण प्रभाविता, दोनों इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर के लिए, 3 नंबर में मेनली सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को बढ़िया आरेख से तैयार करना, खूब सिखाया इनको, इसके साथ ले लो। फिर एक वर्णांत व्यक्ति का वाहक स्त्री के साथ विवाह कर दिया जाए, या समान दृष्टि वाले एक पुत्र का समान